तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका LKPL MPCB क्लासेस में, जहां हम डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कौन सी क्लास के? अभी फिलहाल 9th क्लास के चल रहे हैं, उसके बाद 10th क्लास के डालेंगे। और इतना आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, 12th क्लास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डालेंगे। आप इस बात से बिल्कुल निर्भर रहें, ठीक है ना। हम आपको बिल्कुल डालेंगे, आप टेंशन ना लें बस, ठीक है ना। आप चैनल को छोड़े ना बिल्कुल भी, ठीक है ना। डालेंगे, थोड़ा सब्र रखो, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है, ठीक है ना। अभी फिलहाल में 9th के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और वो चैप्टर नंबर कौन सा से लेके आया? मैंने चैप्टर नंबर 5 से लेके आया, जिसका नाम है जीवन की मौलिक इकाई। जीवन की मौलिक इकाई से आज मैं आपको 20 से 25 मिनट में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको इस चैप्टर के दे दूंगा, ठीक है ना, जिससे आप एग्जाम में पढ़ करके अच्छे नंबर ला सके। ऑब्जेक्टिव से लेकर के जो बड़े क्वेश्चन है, उन सारे क्वेश्चन को मैं यहाँ पे आपके सामने रखूंगा, ठीक है ना। आप वीडियो में बने रहें और देखते रहें, ठीक है। चलो मैं लिखता हूं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये आपके लिए लेकर आ चुके हैं कुछ ऑब्जेक्टिव और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। अब ऑब्जेक्टिव किस प्रकार से क्या है वो आप देख सकते हो, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन में बोले कोशिका की खोज भाई साहब किसने की थी? कहा है भैया, कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी भाई साहब, याद रखना 1665 में सूक्ष्मदर्शी के द्वारा किया था। किस द्वारा किया था? सूक्ष्मदर्शी के द्वारा किया था। और उसमें उस सूक्ष्मदर्शी में आवर्धक लेंस था, भूलना मत। क्या था? आवर्धक लेंस का प्रयोग किया गया था। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी और उसने सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया था। और सूक्ष्मदर्शी में भाई साहब क्या था? वो आवर्धक लेंस का प्रयोग किया था। इसके बाद हम चलते दूसरा, एक कोष की जीव के उदाहरण लिखिए। एक कोष की जीव के उदाहरण हमने को बताना है। तो भाई साहब एक कोष की जीव होते क्या है? वह जीव जो एक कोशिका से निर्मित होते हैं, वह जीव जो केवल एक कोशिका से निर्मित होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? एक कोष की जीव। उदाहरण के तौर पे हम बात करें तो उदाहरण के तौर पर हमारे पास है अमीबा, पैरामीशियम और क्लेडोमोनस, ठीक है ना। क्लेडोमोनस और पैरामीशियम और बैक्टीरिया। बैक्टीरिया भी आपके क्या होते हैं? एक कोष की जीव होते हैं। अब बात करते हैं अपन अगला क्वेश्चन। डीएनए और आरएनए का पूरा नाम लिखिए। डीएनए और आरएनए का पूरा नाम लिखना है। तो डीएनए का पूरा नाम भाई साहब आपको बता दूं, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। क्या होता है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। जबकि से आरएनए का पूरा नाम होता है राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है, ठीक है। इसके बाद ई आर, एस ई आर और आर ई आर, इनका पूरा फुल फॉर्म आपको बताना है। एग्जाम पूछ लेता कई बार कि भाई बताओ ई आर का, एस ई आर का और आर ई आर का फुल फॉर्म क्या है, ये पूछेगा। तो आपको क्या लिखना है? ई आर का फुल फॉर्म होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, भूलना मत, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। जबकि से आर ई आर का फुल फॉर्म होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है ना। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ई आर का फुल फॉर्म होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जबकि से आर ई आर का होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और लास्ट आपके पास है एस ई आर। तो एस ई आर का फुल फॉर्म होता है सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होता है? सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। याद रखना, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, आपका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसका हिंदी नाम होता है अंतःद्रवी जालिका। क्या होता है? अंतःद्रवी जालिका। अंतःद्रवी जालिका आपको अगर देखना है तो यहाँ पे आपको डायग्राम शो होता होगा। ये डायग्राम ही आपका क्या है? अंतःद्रवी जालिका है। और इसे हम बोलते हैं, इसके दो प्रकार होते हैं। एक होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, से हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं अपन? खुरदुरी, खुरदुरी अंतःद्रवी जालिका। और इसे हम बोलते हैं सॉफ्ट यानी चिकनी अंतःद्रवी जालिका बोलते हैं अपन, ठीक है। ओके, तो अब बात करते हैं किसकी? अब हम बात कर रहे हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की। हम कुछ और क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। अभी तो फिलहाल आप ये चार जो क्वेश्चन है इनका आप स्क्रीनशॉट लो, मैं हट रखा हूं। ले लिए हैं, वेरी गुड, अच्छी बात है। याद रखना ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे, ठीक है ना। मैं अब लिखता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं क्या क्या चीजें, ठीक है। तो अब ये रहे
6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और, ठीक है ना। ये सारे ऑब्जेक्टिव वाले हैं, या फिर एक वाक्य में उत्तर, या फिर एक शब्द में उत्तर वाले क्वेश्चन अभी मैंने लिखवा दिया हूं टोटल, ठीक है ना। कुछ परिभाषा वगैरह भी है, आप देख लो। पहले क्या बोलते हैं अपन, ई आर किसका परिवहन करता है, जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो अंतःद्रव्य जालिका है, वो किसका परिवहन करती है, ठीक है ना। आपने अंतःद्रव्य जालिका का डायग्राम ऑलरेडी देख चुके हैं, कहाँ था, यहाँ बना था, ठीक है ना। और अभी लगे तो और देख लो, अच्छे से देख लो, दिख गया, ठीक है ना। यही ई आर है भाई साहब। अब देखो, ई आर जो होता है वो कोशिका द्रव के साथ, कोशिका द्रव के साथ प्रोटीन का परिवहन करता है। भूलना मत, किसका वहन करता है भैया, प्रोटीन का परिवहन करता है। कौन, ई आर, अंतःद्रव्य जालिका, ठीक है ना। ओके, एक और फुल फॉर्म आया है 8EP। एटीपी अपने उसमें आपको बुक में देखना, अब एटीपी कहीं ना कहीं लिखा होगा, ठीक है ना। एटीपी का पूरा नाम क्या है भाई साहब, ठीक है ना। अब एटीपी क्या होता है, एक कोशिका में जो ऊर्जा होती है उसको मापने का काम कौन करता है, एटीपी काम करता है, ठीक है ना। एटीपी का पूरा नाम, एटीपी का पूरा नाम एडोनोसिन, एडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। क्या होता है, एडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। यह क्या करता है, होता है, यह कोशिका की ऊर्जा को मापता है। क्या मापता है भाई साहब, ये कोशिका की ऊर्जा को मापता है। कौन, एडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, अब हम बात करते हैं चमड़ी का निर्माण कैसे हो, जो हमारे शरीर की स्किन है, स्किन वगैरह जो है वो किसका निर्माण कैसे हुआ, जो चमड़ी है उसका निर्माण कैसे होता है, ठीक है, हमारे शरीर की चमड़ी का। तो चमड़ी का निर्माण मृत कोशिकाओं के द्वारा होता है भाई साहब, भूलना मत, किसका होता है, मृत कोशिकाओं के द्वारा होता है। किसका निर्माण, चमड़ी का निर्माण मृत कोशिकाओं के द्वारा होता है। अच्छा, अगले बात, अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा है, माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम क्या है भाई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम, कई बार पूछा जाता है, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं ऊर्जा ग्रह। क्या कहते हैं मुझे, ऊर्जा ग्रह कहते हैं, ऊर्जा ग्रह कहते हैं, या फिर इसे ऊर्जा का केंद्र कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है ना। और ये क्या करता है भाई, ऊर्जा को उत्पन्न करता है कोशिकाओं को, ठीक है, कोशिकाओं में। तो कोशिकाओं का ऊर्जा ग्रह किसे, सॉरी, माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहते हैं, कोशिकाओं का ऊर्जा ग्रह भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, जीन किसे कहते हैं, जीन, ये क्वेश्चन आया, जीन किसे कहते हैं सर। जीन तो हमारे बुक में है, मिलेगा आपको, थोड़ा सा अच्छे ढूंढेंगे तो आपसे मिल ही जाएगा, जीन किसे कहते करके। तो भूलना मत, डीएनए, डीएनए के क्रियात्मक खंड को, डीएनए का क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं बेटा, हम जीन कहते हैं, ठीक है ना। डीएनए के क्रियात्मक खंड को हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये है, केंद्रक में क्या पाया जाता है, क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा केंद्रक में क्या पाया जाता है। तो भाई साहब भूलना मत, केंद्रक में पाया जाता है क्रोमोसोम। क्या, कब क्या पाया जाता है भाई साहब, क्रोमोसोम पाया जाता है केंद्रक में, भूलना मत, क्रोमोसोम पाया जाता है, ठीक है। ये हो गए आपके, और टोटल 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चुके हैं, अभी और लेने वाले हैं, उसके बाद ये चैप्टर को हम करेंगे एंड। आप स्क्रीनशॉट लो, ठीक है ना। ओके, ले लिए, चाहे आप वीडियो पोज करके और लिख लो, ठीक है ना। मेरे वीडियो में आपको मैंने बताया कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब चालू हो चुके हैं, ठीक है ना। यहाँ पर जो नीचे सब्सक्राइब का जो बटन दिया उस पर सब्सक्राइब क्लिक करें और लाइक क्लिक करें, ठीक है ना, ताकि भाई मेरे को भी मोटिवेशन मिलता रहे और मेरे वीडियो को पूरा देखें। आप ऐसा ना देखें कि भाई बस बस देखे और खत्म करो, देखे और खत्म करो, ऐसा मत करो। थोड़ा सा भाई मेरी मेहनत पर भी थोड़ा ध्यान दो यार। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ और आप क्या है कि मेरे लिए इतनी सी मेहनत नहीं करते भाई। अब क्या लाइक करने के लिए क्या मैं बोलना पड़ेगा क्या, कर दो भाई, कर दो यार। चलो, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट और बड़ा क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है, प्रक्योरेटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर, ठीक है। क्या है, प्रक्योरेटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर, प्रक्योरेटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर, ठीक है ना। पहला क्या है, प्रक्योरेटिक कोशिका, दूसरा क्या है, यूकैरियोटिक कोशिका। पहली बात, प्रक्योरेटिक कोशिका, इसकी कोशिका जो होती है वो एमोली सॉरी एमिनो अम्ल से बनी होती है। किससे बनी होती है भाई साहब, एमिनो अम्ल से बनी होती है। जबकि से वहीं पर यूकैरियोटिक कोशिका होती है, वो क्या बनी होती है, सेल्यूलोज से बनी होती है। क्या होगा, किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से बनी होती है। दूसरा अंतर, प्लाज्मा झिल्ली उपस्थित होती है किंतु इसमें एकदम सरल होती है। कैसी होती है, सरल होती है, ठीक है, जटिल नहीं होती है। इसमें प्लाज्मा झिल्ली उपस्थित होती है किंतु कैसी होती है, सरल सरल नहीं होती है, यह जटिल होती है। कैसी होती है, इसमें जटिल होती है, ठीक है ना। अगला, इसमें अंतः प्रद्रव्य जालिका अनुपस्थित, मतलब उपस्थित नहीं होती, इसमें इसमें उपस्थित नहीं होती अंतः प्रद्रव्य जालिका, जबकि इसमें अंतः प्रद्रव्य जालिका उपस्थित होती है, ठीक है ना। अगला,
राइबोसोम 705 प्रकार का होता है। क्या होता है इसमें? राइबोसोम 705 प्रकार का होता है, इसमें राइबोसोम 805 प्रकार का होता है, ठीक है ना। राइबोसोम 705 प्रकार का और राइबोसोम 805 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। अंतः प्रद्रव्यजाली का उपस्थित होती है इसमें, और एक जटिल कठोर क्यों है? जटिल क्यों है? क्योंकि इसमें सेलुलोज पाया जाता है भाई साहब। इसमें क्या पाया जाता है? इसमें सेलुलोज पाया जाता है और इसमें एमिनो अम्ल पाया जाता है, ठीक है ना। अब प्लाज्मा झिल्ली उपस्थित होती है, लेकिन ये कैसे होती है? सरल होती है, और ये क्या होती है? एकदम जटिल होती है भाई। कैसी होती है? एकदम जटिल होती है, ठीक है ना, ये जटिल होती है। अंतः प्रद्रव्यजालिका उपस्थित नहीं होती, अनुपस्थित होती है। इसमें अंतः प्रद्रव्यजालिका उपस्थित होती है, ठीक है। अगला, इसमें राइबोसोम 705 प्रकार का पाया जाता है, इसमें राइबोसोम 805 प्रकार का पाया जाता है। चारों अंतर आप एग्जाम में लिख देना, कहीं से कहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट तो ले लो भाई साहब आप, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, बढ़िया कोशिश से लो, ठीक है ना। और लाइक भी कर दो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सपोर्ट कर दो और शेयर कर दो अपने दोस्तों को, शायद उनका कोई भला हो जाए। भला तो कोई आजकल चाहता ही नहीं है भाई किसी का। समस्या यही तो है कि भला किसी का कोई चाहता ही नहीं है, बुरा हो जाए ये चलेगा। अब जब खुद के ऊपर बीत जाती है तो ऐसा लगता है कि नहीं यार भाई, मैंने शायद कहीं गलती कर दिया होगा, ठीक है। चलो लो स्क्रीनशॉट लो भाई आप। तो ठीक है, हम पढ़ रहे हैं प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है ना। प्लाज्मा झिल्ली क्या है वो देख लो आप। आप सोचोगे सर अब भी तो दूसरी टी शर्ट में थे, अब दूसरी टी शर्ट में नजर आ गए। भाई ऐसा है कि कल मैं वीडियो बना रहा था, वीडियो बनाते बनाते मेरे जो माइक है उसका चार्ज खत्म हो गया, और चार्ज खत्म होने के बाद जो लाइट चली गई, और लाइट जैसे चली गई तो फिर शाम हो गया, और शाम होने के बाद भाई वीडियो बनाना थोड़ा सा टफ हो जाता है, ठीक है ना। क्योंकि कोचिंग वगैरह लगाता हूँ मैं, कोचिंग का पता आपको ऑलरेडी यहाँ नीचे दिख रहा होगा, सुभाष वार्ड अमरवाड़ा में लगाता हूँ मैं, ठीक है ना। और मेरी कोचिंग सुबह 6 बजे से दोपहर सुबह 6 बजे से 9 बजे तक लगती है, और शाम में 4 से 6 बजे तक लगती है, ठीक है ना। इसलिए फिर उसके बाद मैं वीडियो बनाने में थोड़ा सा हिचक जाता हूँ, फिर पीछे पड़ जाता हूँ। अब हम चल रहे हैं आगे, प्लाज्मा झिल्ली की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। वह झिल्ली जो कोशिका में द्रव तथा गैस का परिवहन करती है, वह झिल्ली जो कोशिका में द्रव तथा गैस का परिवहन करती है। सुनो पहले, ये जो प्लाज्मा झिल्ली होती है कोशिका के बाहर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है भाई? प्लाज्मा झिल्ली जो है कोशिका के बाहर पाई जाती है, आउट ऑफ लेयर में होती है। यहाँ पे डायग्राम शो होता होगा आपको, देखो यहाँ पे जो ऊपर से जो इंडिकेट हो रहा है या फिर आपको दिखाई दे रहा है वो प्लाज्मा झिल्ली। और प्लाज्मा झिल्ली जो होती है क्या करती है? द्रव तथा गैस का आदान प्रदान करती है, परिवहन करती है, ठीक है ना। इसके कार्य सुन लो पहले क्या होते हैं। रक्त को रोकने का कार्य करती है। पहला क्या क्या काम करती है? रक्त को रोकने का काम करती है। मतलब जैसे मान लो आपका शरीर जैसे मान लो कट जाता है कई बार, ठीक है ना, और कट जाने के बाद आपका ब्लड वगैरह निकलता है, ठीक है ना। अगर ये प्लाज्मा झिल्ली नहीं कटेगी तो ब्लड आपका नहीं निकलेगा, ठीक है। कई बार अपने को चोट लग जाती है, हल्का सा कील लग जाता है, उसमें अपने ब्लड नहीं निकलता, बहुत कम ब्लड निकलता है। लेकिन अगर अधिक ब्लड कब निकलता है? जब हमारी प्लाज्मा झिल्ली फट जाती है फिर कट जाती है तभी निकलता है ना। फिर बाहरी घटकों से कोशिका को संरक्षित करना। बाहरी घटकों से कोशिका की संरक्षित करना मतलब कहने मतलब होता है ठंडी गर्मी या फिर जलन ताप वगैरह, ठीक है ना। इनको इनको रोकने का काम कौन करती है? प्लाज्मा झिल्ली काम करती है, ठीक है ना। बाहरी घटकों को से कोशिका को संरक्षित करना मतलब उसे संरक्षण करती है, ठीक है ना। इसके बाद प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक पारगम झिल्ली भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम? वर्णात्मक पारगम झिल्ली भी कहते हैं। वर्णात्मक कैसे होती है भाई? वो किसी चीज से निर्माण होती है, वर्णात्मक पारगम झिल्ली मतलब वो होता है, ठीक है ना। इसके बाद यह कार्बन डाइऑक्साइड, यह क्या करती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन गैस को शरीर के अंदर बाहर आने जाने देती है। क्या करती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन को अंदर बाहर आने जाने देती है। क्यों? क्योंकि देखो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे लिए दोनों हमारे लिए क्या उपयोगी होती है, क्योंकि हमको पता है कि रात्रि के समय हमको क्या लगती है? रात्रि के समय हमको कार्बन डाइऑक्साइड गैस लगती है, जो कुछ दिन के समय हमको क्या लगती है? ऑक्सीजन गैस लगती है, ठीक है ना। प्रवेश करने देती है और यह जाता बाहर जाने देती है। बात समझ में आपको आ गई होंगी, ठीक है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसका एग्जाम कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि प्लाज्मा झिल्ली का कार्य क्या है और प्लाज्मा झिल्ली किसे कहते हैं, ठीक है ना। हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, और नेक्स्ट हमारा कौन सा है? लाइसोसोम, और लाइसोसोम के कार्य उसको हम समझेंगे, ठीक है ना। आप देखो जरा इसको। चलो अब क्वेश्चन देख लो आप। लाइसोसोम, ठीक है। लाइसोसोम में क्या है तो भाई, लाइसोसोम किसे कहते हैं? तो आप बोलेंगे लाइसोसोम झिल्ली से घिरी एक संरचना है। क्या है? लाइसोसोम झिल्ली से घिरी हुई संरचना है, ठीक है ना, जिसमें पाचक एंजाइम होते हैं। किसमें क्या होते हैं? पाचक एंजाइम होते हैं।
RER इन एंजाइम से बने होते हैं। याद रखना, लाइसोसोम एक पाचक एंजाइम है और पाचक एंजाइम से बने होने के कारण क्या होता है, इसमें RER इन एंजाइम से बना होता है। ठीक है ना, कि इससे RER एंजाइम से बने होते हैं, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बना होता है। ठीक है, इसके बाद इससे कार्य जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेता है कई बार। ठीक है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आता है कि लाइसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं, वो क्वेश्चन इसके बाद ही लिखूंगा मैं, लेऊंगा आपके लिए। ठीक है ना, लाइसोसोम अवशिष्ट पदार्थ को निपटाने का काम करते हैं। क्या करते हैं, लाइसोसोम अवशिष्ट पदार्थ को निपटाने का काम करता है, पहली बात तो ये हो गया। दूसरा, अवशिष्ट पदार्थ क्या होता है भाई साहब, जैसे मान लो हमारे शरीर में कुछ अवशिष्ट पदार्थ होंगे, हानिकारक पदार्थ होंगे, उनको हटाने का काम कौन करता है, लाइसोसोम करता है। दूसरी बात, यह कोशिका के टूटे फूटे टुकड़ों को पाचित कर लेता है। क्या कर लेता है, टूटे फूटे टुकड़ों को पाचित कर लेता है। ठीक है, और साफ कर देता है। ये जो कोशिका, जो हमारे मड़ी वाली या सड़ी वाली जो कोशिका होती है हमारे शरीर की, जो होती है, उससे नुकसान हमको होता नहीं है। कौन क्यों नहीं होता, क्योंकि कारण क्या है कि भाई साहब, जो हमारा लाइसोसोम जो बैठा होता है हमारे शरीर के अंदर, वो उनको क्या कर देता है, छोटे छोटे टुकड़ों करके उनको पाचित कर लेता है। इसके बाद फिर यह बैक्टीरिया को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। क्या कर देता है, बैक्टीरिया को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। कौन तोड़ता है भाई, लाइसोसोम ही तोड़ता है। इसके बाद यह बहुत शक्तिशाली होते हैं। क्या होते हैं, बहुत शक्तिशाली होते हैं। यह जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में तोड़ने का काम करते हैं। यह जटिल पदार्थ को सरल पदार्थों में तोड़ने का काम करते हैं। ठीक है ना, शक्तिशाली होने के कारण। अब लाइसोसोम का फटने का क्या कारण है, क्वेश्चन आपसे आएगा, लाइसोसोम के फटने का क्या कारण है। तो कोशिका के मेटाबॉलिज्म, इसे हम बोलते हैं चयापचय। ठीक है ना, कोशिका के मोटा मेटाबॉलिज्म, जैसे हम बोलते हैं चयापचय में व्यवधान, मतलब उसमें कुछ समस्या आ जाने के कारण, जो हमारा जो पाचन तंत्र में जो लाइसोसोम फटने का कारण क्या है, जैसे हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म में अगर प्रॉब्लम आए, चयापचय में अगर प्रॉब्लम आ जाती है, आ जाने के कारण क्या होता है, कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है। कोशिका कैसे होती है भाई साहब, क्षतिग्रस्त या फिर मृत हो जाती है। लाइन को अंडरलाइन कर लेना यहाँ से, किस कारण से होता है, क्षतिग्रस्त या फिर क्या हो जाती है, मृत हो जाती है। इस कारण लाइसोसोम फट जाते हैं। ठीक है ना, इस कारण से लाइसोसोम फट जाते हैं। अगर आपने लाइसोसोम का डायग्राम आपको देखा, तो यहाँ पे एक डायग्राम को जो शो हो रहा है आपको, लाइसोसोम का डायग्राम है। ये लाइसोसोम का डायग्राम देख लो आप। ठीक है ना, यही है जो क्या करता है, हमारे शरीर में जो हानिकारक पदार्थ होते हैं, जो टूटे फूटे पदार्थ, उनको नष्ट करने का काम कौन करता है, ये लाइसोसोम भाई साहब करता है। आप देख लो इनको, बड़े अच्छे देखो जरा इनको। महाशय जी अच्छे हो आप, बहुत अच्छी बात है, आप हमारे लिए काम करते हैं। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो भाई साहब उसका। ठीक है, चलो देखते हैं अपन यहाँ पर, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं। सुन लो पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम वगैरह में बार बार पूछ लेता है कि लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं। अब सुनो, जब कोशिका जब कोशिका ठीक है ना, जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है, जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है, तो लाइसोसोम क्या हो जाती है, फट जाते हैं भाई साहब। जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है, तो लाइसोसोम फट जाते हैं। और फटने के कारण क्या होता है, ये अपने ही एंजाइम को, इनके जो इसका जो एंजाइम होता है, वो अपने ही कोशिकाओं को क्या कर लेता है, अपनी ही कोशिकाओं को पाचित कर लेता है। क्या कर लेता है, अपनी ही कोशिकाओं को पाचित कर देता है। इसीलिए लाइसोसोम को कोशिका को इसलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। ठीक है ना, इसीलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। बात समझ में आ गई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लो, नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट लो, आपको लगे जो करो। ठीक है ना, लेकिन करो, इसको करो भाई, ये करो, आईएमपी लिखा हुआ ऊपर साइड देख लो, ये भी स्टार वाला है, इसको भी देख लो आप। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना कैसे बनी होती है, आपको यहाँ जो डायग्राम शो हो रहा है वो माइटोकॉन्ड्रिया का, अच्छे से देख लो आप, डायग्राम को देख लो, डायग्राम का स्क्रीनशॉट रख लो। ठीक है ना, और अब इस डायग्राम के आधार पे आप इसको देखो, आपको क्या बोल रहा है। पहला, माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली की परत होती है। कैसे होती है, दोहरी झिल्ली से बना होता है। ठीक है ना, इसके बाद इसकी बाहरी झिल्ली कैसी होती है, छिद्रित होती है। बाहरी झिल्ली कैसी होती है, छिद्रित होती है। ठीक है ना, और भीतरी झिल्ली बहुत अधिक बलित होती है। बलित मतलब होता है इसमें अंदर बलय बहुत ज्यादा होती है। ठीक है ना, अब बात समझ में आ गई आपको। ओके, इसको, ये जो नोट वाला पॉइंट है, इसमें ऑब्जेक्टिव अगर पूछ लेता है कि इसको ऊर्जा ग्रह या पावर हाउस भी कहते हो, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह या पावर हाउस भी कहते हैं। ठीक है ना, चलो भाई,
अब इस चीज को आप बिल्कुल, आपको अगर स्क्रीनशॉट लो, आपको अगर पोस्ट करके इसको आप लिख लो, ठीक है ना, वो आपके हिसाब से आप देख सकते हो। ओके, चलो भाई देखो जरा।